स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों की चर्चा की थी। उसमें मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश की 3 ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें सबसे पहली थी बैगा और दूसरी थी सहरिया, तीसरी थी भारिया। बैग भरा और शहर को चले, ऐसा याद करने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, बैगा जनजाति का जो परिचय है, उनकी सामाजिक संरचना, धार्मिक मान्यताएं, सांस्कृतिक स्थिति, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। जो आज की क्लास है उसमें हमें पढ़ना है सहरिया जनजाति, अर्थात मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में जो दूसरे नंबर पर है वो है सहरिया जनजाति के बारे में। और जो इसके बाद क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे भारिया जनजाति के बारे में। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे सहरिया जनजाति की जो धार्मिक स्थिति है, धार्मिक मान्यताएं, सांस्कृतिक स्थिति है, रहन सहन, खान पान, आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक संरचना, शारीरिक संरचना कैसी है, इन सब के बारे में। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले समझिए कि शहर का अर्थ क्या होता है। एक फारसी शब्द है शहर, शहर और शहर। शहर का अर्थ होता है जंगल, फारसी शब्द। तो जंगल में रहने के कारण इस जनजाति को कहा गया सहरिया। क्या कहा गया? सहरिया जनजाति। शहर, शहर का अर्थ जंगल, फारसी में जो शहर शब्द है उसका अर्थ है जंगल, और जंगल में निवास करने के कारण इन्हें कहा गया सहरिया। दूसरी चीज, सह प्लस हरिया, सह अर्थात के साथ और हरिया अर्थात जो राजा होता है जंगल का। तो जंगल के राजा के साथ अर्थात शेर के साथ रहने के कारण इनका नाम सहरिया पड़ा। इनके नाम के पीछे का जो इतिहास है वो ये है। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं कि यह मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति कौन थी? भील, भील के बाद गौड़, गौड़ के बाद कोल, कोल के बाद बैगा, बैगा के बाद जो 5वीं जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति, उसका नाम है सहरिया। यह मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी जनजाति है, जिनकी आबादी लगभग 6.15 लाख, लगभग 6.25 लाख के लगभग जनजातीय लोग सहरिया जनजाति के पाए जाते हैं। अर्थात हम ये कहें कि मध्य प्रदेश की जो जनजातीय आबादी है उसका केवल 4% सहरिया जनजाति के लोगों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो संग्रहालय है, सहरिया जनजाति संग्रहालय, वो है श्योपुर में। यह प्रश्न आ चुका है, अभी बताएंगे कि यह श्योपुर में ही क्यों है। क्योंकि यह जो जनजाति है मध्य प्रदेश के जिस क्षेत्र में निवास करती है वो स्पेशली चंबल वाला क्षेत्र है। चंबल वाला क्षेत्र अर्थात आप देखिए, जब मध्य प्रदेश का नक्शा देखेंगे तो उसमें जो ऊपर वाला सिर है मध्य प्रदेश का, हम कह सकते हैं, तो उसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, इस वाले क्षेत्रों में पाए जाने के कारण इन्हें चंबल क्षेत्र की जनजाति कहा जाता है। या हम कहें कि चंबल क्षेत्र में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी और गुना, इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है, प्रमुख रूप से चंबल के क्षेत्र में। इसलिए आप देखेंगे कि इनकी जो सांस्कृतिक स्थिति है उस पर जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं राजस्थान की संस्कृति का प्रभाव है। अभी आगे देखेंगे। तो मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में निवास करती है? चंबल के क्षेत्र में। चंबल का क्षेत्र अर्थात प्रमुख रूप से श्योपुर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना, इन वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से पाई जाती है। इसलिए जो जनजातीय संग्रहालय है, कौन सा? सहरिया जनजातीय संग्रहालय, वो कहाँ पर है? श्योपुर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आ चुका है कि सहरिया जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? श्योपुर जिले में। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी सामाजिक संरचना की। जैसे अन्य जनजातीय लोग संयुक्त परिवार में निवास करते हैं, संयुक्त परिवार के साथ साथ इनमें जो समाज होता है वो होता है पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक अर्थात घर के जो निर्णय लेंगे वो कौन लेता है? घर का बुजुर्ग, वही घर का मुखिया होता है। तो पितृसत्तात्मक समाज में ये लोग रहते हैं और संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो जो परिवार होता है, सभी परिवारों को मिलाकर एक इकाई बनती है परिवार की, उसे बोला जाता है कुटुंब। जैसा सामान्यतः हिंदुओं में भी चलता है कुटुंब, अर्थात शादी विवाह या कोई भी आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन, तो उनका जो खाना होता है या उनका, उसको बोलते हैं मेहर।
तो मेहर यदि एक ही जगह बनता है तो वो एक ही कुटुंब के लोग कहलाते हैं। तो अनेक जो परिवारों की एक पारिवारिक इकाई होती है उसे बोला जाता है कुटुंब। अर्थात आप गांव में भी देखेंगे कि बहुत सारे जो परिवार होते हैं वो एक ही कुटुंब से बिलोंग करते हैं, एक ही कुटुंब से संबंधित रखते हैं। दूसरी चीज, पितृसत्तात्मक समाज के साथ साथ संयुक्त परिवार के साथ साथ इनमें पंचायतनी व्यवस्था भी होती है। अर्थात हम ये कहें जिस तरह से वैगा जनजातियों में पंचायतनी व्यवस्था थी, 5 पंच होते थे जिसमें एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम कहा जाता था, उसी तरह से सहरिया जनजाति के लोगों में भी पंचायतनी व्यवस्था है। पंचायतनी व्यवस्था में जो पंचायत का मुखिया होता है उसे बोलते हैं पटेल। पटेल और मुकद्दम 2 शब्द या 2 उपाधियां आज भी वर्तमान में गांव में आपको सुनने को मिल जाती हैं। तो किसी किसी को मुकद्दम बोला जाता है और किसी किसी को पटेल बोला जाता है। तो जो सहरिया पंचायत होती है, सहरिया जनजाति लोगों की जो पंचायत होती है उसका मुखिया होता है पटेल, उसके बाद होता है कोटवार, कोटवार के नीचे होता है छोपा, बराई और अधनारिया। इस तरह से 5 लोग होते हैं। 5 पंच कौन कौन से होते हैं? पटेल जो पंचायत का मुखिया होता है, दूसरा कोटवार, छोपा, बराई और अधनारिया। इसी तरह से जो बैगा जनजाति के लोग थे उनमें पंचायत में कौन कौन होते थे? पटेल की जगह होता था मुकद्दम, दीवान, कोटवार, समरथ और दोवार। ये हो गई इनकी पंचायतनी व्यवस्था के बारे में। अब देखते हैं ये लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं। तो खाने में स्पेशली जब चंबल नदी के किनारे वाले क्षेत्र पर निवास करते हैं तो इनका जो मुख्य खाना होगा वो होगा मत्स्य, मछली का मांस। मछली का मांस खाते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है सरसों का। आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। अभी जब हम पढ़ेंगे फसलों के बारे में, मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां और फसलों का जब टॉपिक आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि जो राजस्थान है, राजस्थान से सटे हुए जितने भी क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के, उनमें सरसों का उत्पादन अत्यधिक होता है। इसीलिए ये लोग सरसों की साग खाते हैं। मोटे अनाजों में रोटी किसकी खाएंगे? ज्वार, क्योंकि ज्वार का अत्यधिक उत्पादन हुआ। कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट से भी समझी जाती हैं कि यदि राजस्थान है तो राजस्थान का कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभाव है। जो चीज़ें राजस्थान में होंगी वो कहीं ना कहीं इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में भी होंगी। ठीक है, तो चंबल नदी के किनारे रहने के कारण मछली का मांस, दूसरी चीज सरसों की साग, ज्वार की रोटी, कंदमूल, साग सब्जी ये लोग खाते हैं। इसके पश्चात बात करते हैं इनके पहनावे की। जो पुरुष वर्ग होगा वो पहनेगा धोती, कमीज और साफा, तौलिया, धोती, कमीज और साफा। और जो महिलाएं होती हैं वो पहनती हैं चोली, लहंगा, घाघरा। चोली या लहंगा और घाघरा। इसके अलावा इनमें जो चोली लहंगा होता है उसे बोलते हैं तुगड़ा पेट्या। क्या बोलते हैं? या हम कहें जिस तरीके से वैगा जनजाति की महिलाएं क्या पहनती थी? छोटी धोती, जिसे कहा जाता था कपची, उसे कहा जाता था कपची। उसी तरह से जो सहरिया जनजाति की महिलाएं पहनती हैं चोली घाघरा, उसे बोला जाता है तुगड़ा पेट्या। और बाकी जनजातियों के जैसे इनमें भी महिलाओं में गुदना या टैटू गुदवाने का प्रचलन बराबर है, बखूबी है, जैसा सभी जनजातियों में है। उस सभी जनजातियों की बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। जब आप सभी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन आ जाएंगी। जैसे इनकी शारीरिक संरचना देंगे तो मध्यम कद होगा, हष्टपुष्ट शरीर होगा, सांवला रंग होगा। इस तरह से शारीरिक संरचना और सामाजिक संरचना कहीं ना कहीं समान हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनके आवास की। जैसे कोल जनजाति के लोग जहाँ रहते थे उसे क्या कहा जाता था? टोला बना के रहते थे, उसे कहा जाता था कोल्हन टोला। तो सहरिया जनजाति के लोग जहाँ पर निवास करते हैं उनके घरों को बोला जाता है सहराना। भील जनजाति के निवास स्थल को क्या बोला जाता है और भील जनजाति के घरों को क्या बोला जाता है? यह प्रश्न आपके लिए है, कृपया इसमें गौर करें और जो पढ़ा है उसको याद करके बताएं कि भील जनजाति के लोगों के घरों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो सहरिया जनजाति के लोगों के घरों को सहराना कहा जाता है। और घरों के बीच में एक धर्मशाला होती है जिसमें सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, सभी के लिए ओपन रहती है, धर्मशाला होती है, उसे बोला जाता है बंगला। तो घरों के बीच बंगला नामक धर्मशाला होती है और घरों को सहराना कहा जाता है।
ठीक है। अब बात करते हैं इनकी धार्मिक स्थिति की। धार्मिक मान्यताएं कौन कौन सी हैं? यह आत्मावाद और तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास रखते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, इनमें जो हिंदू देवी देवता होते हैं, स्पेशली माता सीता, भगवान राम, दुर्गा जी की पूजा नवरात्रि के समय, और भैरवनाथ या काल भैरव की पूजा करते हैं। मतलब ये हिंदू देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। और जब इनके नृत्यों की बात करें, इनमें संस्कृति की बात करें, तो इनमें जो गायन होता है, इसलिए माता जानकी से संबंधित होता है, भगवान राम से संबंधित होता है, पांडवों की कथा से संबंधित होता है। जिनमें जो गायन होता है उसमें प्रमुख है बाजना गीत, लंगुरिया, गारी, ख्याल, रामायण, भागवतिया, पांडव कथा, जानकी विवाह और राम कथा, इन सब का गायन किया जाता है। राम जन्म कथा, इन सब का गायन किया जाता है। अब बात करें इनमें प्रचलित प्रमुख नृत्यों की, तो इनमें जो प्रमुख नृत्य है वो है लहंगी नृत्य। लहंगी नृत्य सावन के महीने में रक्षाबंधन के पश्चात पुरुषों के द्वारा गोला बनाकर किया जाता है, और सिर पर जवारे, जो बांस की टोकरियां होती हैं, उन पर जवारों को उगा लिया जाता है। फिर उनको सिर पर रखकर पुरुषों के द्वारा सावन के महीने में रक्षाबंधन के अगले दिन गोला बनाकर किया जाता है। कौन सा नृत्य? लहंगी नृत्य। ठीक है, प्रमुख है लहंगी नृत्य। इसके बाद है तेजाजी और दुलदुल घोड़ी। जो राजस्थान है वहाँ पर दुलदुल घोड़ी बहुत फेमस है। तो ये एक्चुअल में राजस्थान से सटे हुए इलाके हैं, इस कारण से वहाँ का सांस्कृतिक प्रभाव इन क्षेत्रों पर भी है, इसलिए दुलदुल घोड़ी और तेजाजी भी नृत्य किए जाते हैं सहरिया जनजाति के द्वारा। और इसके बाद जो अंतिम है वो है नृत्य रागनी। यह भी इन जनजाति लोगों के द्वारा नृत्य किए जाते हैं। बाकी ये जो लोक नृत्य है इनका दोबारा जिक्र आएगा। इसके बाद बात करते हैं इनके त्योहारों की, क्योंकि इनमें धार्मिक मान्यताएं किसके जैसी हैं? हिंदुओं के जैसे। इसलिए जो त्योहार मनाए जाएंगे वो कौन कौन से मनाए जाएंगे? जो हिंदू लोग त्योहार मनाते हैं, हिंदू रीति रिवाजों से ही त्योहार मनाते हैं, जिसमें जो दीपावली हुई, दशहरा हुआ, रामनवमी हुई, रक्षाबंधन हुआ, नवरात्रि, ये सब जो त्यौहार हैं, मकर संक्रांति वगैरह, विशेष तौर पे ये लोग मनाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इनकी आर्थिक क्रियाओं की, अर्थात इनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। तो आप ये सोचिए कि कहाँ पर निवास करते हैं? जंगलों में निवास करते हैं। जंगलों में निवास करने के कारण इनका प्रमुख कार्य होगा आखेट करना, क्योंकि कृषि तो उतनी अधिक मात्रा में वहाँ हो नहीं सकती है। दूसरी चीज वनोपज को एकत्रित करना, जो भी वनोपज है उसको एकत्रित करना और उसका विक्रय करना। तीसरी बात मत्स्य आखेट, क्योंकि ये मछली जो चंबल नदी है वहाँ से मछली का आखेट भी करते हैं और उसको भोजन के रूप में भी प्राप्त करते हैं। जो प्रमुख बात है आर्थिक क्रियाओं में, इन्हें औषधीय निर्माण का ज्ञान होता है, अर्थात वनों में रहने के कारण, जंगलों में रहने के कारण वहाँ पर पाई जाने वाली जो औषधीय वृक्ष हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनका ज्ञान होता है। इसलिए ये औषधीय निर्माण में, औषधियां बनाने में भी काफ़ी निपुण होते हैं। तो यह इनकी प्रमुख आर्थिक क्रिया है। तो यह प्रश्न भी आ चुका है कि कौन सी जनजाति को जड़ी बूटियों से औषधीय निर्माण का ज्ञान होता है, तो वो कौन सी है? सहरिया जनजाति। तो ये हो गया सहरिया जनजाति के बारे में प्रमुख बातें, उनके रहन सहन, खान पान, इन सब के बारे में। जो अगली क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे भारिया जनजाति के बारे में, जो मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में अंतिम जनजाति होगी भारिया जनजाति। ठीक है, इस तरह से यह टॉपिक है समाप्ति की ओर अग्रसर होगा। और आप लोगों के कुछ सुझाव आए हैं, आपके सुझाव तो सराखों पर हैं ही, लेकिन आज का सुझाव जो आया है वो कहीं ना कहीं मुझे उचित नहीं लगा। कुछ लोगों के सुझाव यह है कि सर व्हाइट बोर्ड की जगह आप डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करें। मैं ऐसा मानता हूँ कि सीमित संसाधनों में अत्यधिक उत्पादन करना इंसान की खूबी होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले इससे भी पढ़ लेंगे। जब पढ़ने वाले स्ट्रीट लैंप में भी पढ़ सकते हैं, तो उन्हें जो नहीं पढ़ना है उन्हें इन्वर्टर भी उपलब्ध करा दिया जाए तब भी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये चीज़ें हैं वो पर्याप्त हैं पढ़ने के लिए। डिपेंड करता है जो कंटेंट है वो आपके लिए उपयोगी हो, फायदेमंद हो। ठीक है, तो ये सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, याद करें, समझें।
मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, और उसमें हम डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे किसका, वारिया जनजाति के लोगों का, उनकी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।